सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफसल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर, आपके अपने एसबी परिवार में। आप सभी बच्चों का हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर कौन सा होने वाला है? पाँचवा होने वाला है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है पाँचवा, आपको दिख रहा होगा लेक्चर 3। तो इस पर फोकस मत करिए। हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 5 होने वाला है। और आज की क्लासेस में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो विस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने संयोजन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया के बारे में जो है वो पहले पढ़ चुके थे। तो आज जो हम लोग को पढ़ना है वो कौन सी अपक्रिया के बारे में पढ़ना है? विस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं और बात करते हैं विस्थापन अपक्रिया पे। ज़्यादा समय आप सभी का ना लेते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए क्लासेस को जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं। और ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझिएगा, बेहतर तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझेंगे नहीं, कंसिस्टेंसी बना के नहीं समझेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। और जितने भी बच्चे डायरेक्ट इस क्लास में आए तो मेरा सबसे पहले आप सभी को यही एडवाइस है कि आप जाइएगा, पहले लेक्चर से क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा, तब आप इस क्लासेस को पढ़ेंगे और अच्छा आपको लगने वाला है। क्योंकि अगर आप तीसरी चौथी सीढ़ी डायरेक्ट छोड़ के आप पाँचवीं सीढ़ी पे जाएंगे तो गिरने का ही चांसेस है। तो इसलिए कि हम रिस्क ज़रा सा भी न ले अपने पढ़ाई को। पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, दूसरी भी चढ़ेंगे, पहला लेक्चर अटेंड करेंगे, दूसरा, और लाइन से हम पाँचों लेक्चर्स को क्या करने वाले हैं? अटेंड। तो आइए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो हमारा क्या होने वाला है? विस्थापन अपक्रिया होने वाली है। कौन सी अपक्रिया होने वाली है? विस्थापन अपक्रिया होने वाली है। और विस्थापन अपक्रिया, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा विस्थापन अपक्रिया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है। अब विस्थापन अपक्रिया होती क्या है? विस्थापन अपक्रिया को समझने से पहले एक क्रियाकलाप दिया गया है, जो कि पहले चैप्टर का 9वां क्रियाकलाप हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर का कौन सा क्रियाकलाप? 9वां क्रियाकलाप जो है हम लोग वो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। क्लियर? तो इसमें हम लोगों को क्या चीज़ों को देखना है, ध्यान देना है कि इस तरीके से सबसे पहले आपको लोहे की कील लेनी है। जैसा कि आप 2 कील देख रहे हैं, इस तरीके से लोहे की कील लेना है। ठीक है। सबसे पहले आपको लोहे की कील लेना है और उन्हें रेगमाल से रगड़ देना है। रेगमाल समझते हो, जिससे जंग छुड़ाया जाता है। उसको रेगमाल से रगड़ कर बढ़िया तरीके से आपको क्या कर लेना है? साफ कर लेना है। कोई दिक्कत? रेगमाल होता है ना, जिसको रगड़ के जंग वगैरह को साफ किया जाता है। उसके बाद क्या करना है? ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परख नलियाँ लीजिए। एक परख नली को ए मान लीजिए और दूसरी परख नली को क्या मान लेना है? आपको बी मान लेना है। और प्रत्येक परख नली में 10 ml का कॉपर सल्फेट लेना है। परख नली के अंदर क्या लेना है? 10 ml का कॉपर सल्फेट लेना है। ये जो देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, ये सब ब्लू कलर का, ये सब क्या है? कॉपर सल्फेट है। ठीक है, क्या है? तो इस परख नली में आपको कॉपर सल्फेट लेना है और करना क्या है? आपको दोनों कीलों को धागे से बांधकर इस तरीके से लटका देना है। ठीक है, समझ रहे हो ना? इस तरीके से धागे से बांधकर दोनों कीलों को ऐसे परख नली में क्या कर देना है? लटका देना है। और विलियन में लगभग कितनी देर तक लटकाना है? 20 मिनट तक डुबो कर आपको रखना है। तो तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखना है। क्या करना है? तुलना करने के लिए एक कील को क्या करना है? अलग रखना है। ठीक है। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक, दोनों कील को 20 मिनट तक इसमें रख देना है और एक कील को कहीं अलग रखना है। ठीक है। 2 कील इसके अंदर रहेगा और एक कील कोई ले लीजिए उसे कंपेयर करने के लिए। तो जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में इस तरीके से दोनों कील को डालेंगे तो आपको 20 मिनट के बाद, पश्चात मतलब 20 मिनट के बाद आप क्या देखेंगे कि दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करना है? आपको जो है वो बाहर निकाल लेना है। बाद में आपको क्या करना है? इसको बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। कोई दिक्कत?
बोलो, बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले, क्या लिखा हुआ है आगे, अब परख नली ए तथा बी में जो है वो क्या देखना है, परख नली ए और परख नली बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तुलना कीजिए। किसकी तुलना करना है? नीले रंग की तुलना करना है। मतलब दो परख नली लेना है, एक परख नली में एक कील अलग कर लीजिए और एक परख नली में कॉपर सल्फेट डाल दीजिए। एक में दोनों कील को लटका दीजिए और एक में एक कील जो है खाली परख नली में, जिसमें कुछ भी ना हो। तो आप क्या देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कीलें डूबी हैं उसके रंग की तुलना बाहर रखी कील से करना है। जो परख नली में दोनों कील रखी गई हैं उसकी तुलना बाहर में जो कील रखी उससे करना है। बात क्या करना है समझिए कि कॉपर एक मतलब दो परख नली ले लीजिए, चाहे एक परख नली ले लो, ठीक है, और उसमें क्या भरना है, कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 को रखना है और फिर उसमें दोनों कील को क्या करना है, डुबो देना है। अब डुबोने के कितने मिनट बाद, 20 मिनट बाद देखना है जो कील बाहर रखी है और जो कील उसके अंदर डूबी है, क्या रंग में कोई परिवर्तन आएगा। तो वही कह रहा है कि पहले कील की तुलना करना है, कॉपर सल्फेट के नीले रंग की तीव्रता की तुलना करना है कैसा होगा, और कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कील डूबी है उसके रंग की तुलना जो है वो बाहर वाली कील से करना है। पहले में देखना है कि कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो कैसा हो गया और दूसरे में कील का रंग जो है वो कैसा हो गया। इस चीज़ को चेक करना है। कोई दिक्कत? ये बताओ क्रियाकलाप में क्या चीज़ें करना है, ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, आया? ठीक है, अब देखते हैं फिर होता क्या है। इसके आगे हम देखते हैं क्या चीज़ें जो है वो होती हैं। आइए बात करते हैं ऐसे, ठीक है। अब परख नली में ऐसे दोनों परख नली लिए हुए थे, एक परख नली ए है ये और ये परख नली क्या है, बी है। कोई दिक्कत? और इस परख नली में सिर्फ कॉपर सल्फेट है, कोई कील नहीं थी। ये जो ए परख नली है इसमें कील दोनों कील लटकी हुई नहीं है। दोनों कील किसमें लटकी हुई थी, बी वाली परख नली में इस तरीके से लटकी हुई थी। तो क्या हुआ कि जब दूसरी परख नली में दोनों कील को लटकाया गया था तो बताओ रंग चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया? किसमें? जिसमें कील लटकी हुई थी उसमें कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो गया कि नहीं? भाई पहले कॉपर सल्फेट नीले रंग का था और बाद में 20 मिनट के बाद उसका रंग क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब हल्का हो गया। उस कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो गया, हल्का हो गया। और जो कील की रंग थी इस कलर की वो किस रंग की हो गई, भूरे रंग की हो गई। किस रंग की हो गई, भूरे रंग की हो गई। तो बताओ क्रियाकलाप के बाद क्या देखा कि जो परख नली है उसमें जो कील, जिसने कील रखी हुई थी उसका कलर क्या हो गया, बोलो, चेंज हो गया। और साथ में लोहे की कील जो थी कॉपर सल्फेट के विलयन में वो क्या हो गई, भूरे रंग की हो गई। बात समझ में आया? तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, तो भूरा रंग हो जाता है। और कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ठीक है ना? पहले देखो गाढ़ा ब्लू था, अब बाद में क्या हो गया, हल्का हो गया कलर। तो इस तरीके से आगे क्या देखते हैं, ये देखो, Fe का मतलब लोहे की कील, Fe का मतलब इसमें रिएक्शन कौन सा हो रहा है, और CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट आपका। ठीक है? और जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो इसमें से कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, और Fe जो है वो SO4 के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है? तो मतलब कि जब लोहा कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर क्या हो जाता है, अलग। Cu का मतलब होता है कॉपर, कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ऐसी अपक्रिया को हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं, ऐसी अपक्रिया को हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अच्छा, डिफिनेशन क्या होगा विस्थापन अपक्रिया का? विस्थापन अपक्रिया का डिफिनेशन क्या होगा, आइए बात समझते हैं। तो यहाँ बेटा आप समझ रहे हो क्या
कि ये आपका Fe जो है ये अधिक क्रियाशील तत्व है। Fe जो है ये क्या है? Fe जो है आपका ये क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। क्या है? अधिक क्रियाशील, मतलब ये क्रिया बहुत तेजी से करता है। किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। और यहाँ अगर हम बात करें, ये जो कॉपर देख रहे हो Cu, ये जो है ये आपका पता क्या है? ये आपका क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। तो बताओ इस ज्यादा वाला कम वाले को भगा दिया कि नहीं? देखो CuSO4 के साथ, SO4 किसके साथ था? Cu के साथ। अब ये Fe आया, Cu को भगा दिया, अलग हो गया और खुद बैठ गया उसकी जगह पर। तो ये अधिक क्रियाशील तत्व है। कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दिया है? ये पूरा यौगिक है। ये पूरा क्या है? जैसे जब अभी जैसे हम कहें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? तत्व। हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे ऐसे और यहाँ क्या बन जाएगा? H2O। तो H2O क्या है? यौगिक। H2O क्या है? जब दो तत्व आपस में मिले रहते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। तो ये बताओ पूरा क्या है? ये इतना यौगिक है। Fe क्या है? तत्व। Cu क्या है? तत्व। Cu क्या है? लेकिन ये पूरा क्या है? यौगिक। बात समझ में आया? तो Fe क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व। Cu क्या है? तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दिया? अलग कर दिया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया। मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? अलग कर देता है। तो ऐसी अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया बेटा कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है, इस पर फोकस ही नहीं करना है। क्यों? यहाँ पर सिर्फ इतना लिख देना है, ऐसी अपक्रिया। क्या लिखना है? ऐसी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया हेडिंग है। और उसका डेफिनेशन क्या होगा कि ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या लोहा जो है वो दूसरे तत्व कॉपर के विलयन से क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। उस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया। लेकिन हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे क्या कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग हेडिंग डाले होंगे विस्थापन अपक्रिया, और उसमें हम जो बोल रहे हैं इसी को लिखना है। क्या कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है। तो ऐसी अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो अभी मैंने जो चीज़ों को बोला है इसको आपको क्या करना है? कॉपी पे लिख लेना है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। लिखने का कहिए तो लिख दें कहीं साइड में। बोलो, लिख दें? लिख लोगे? अभी घर पे जाओगे, वीडियो तुमको भेज दे रहे हैं ना, तो चाहे वीडियो से देख लेना। फ़ोन सबके पास है? तो फ़ोन में सारी चीज़ें अभी बता दे रहे हैं, भेज देंगे। कहाँ पे जाओगे वहाँ पे तुमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है? कोई दिक्कत? शैलेश आया समझ में? आया? सही बताओ? तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है? और भी कुछ एग्जाम्पल हैं। बताओ इसमें Zn अधिक क्रियाशील है कि Cu? कौन कम क्रियाशील है? Cu ना। और Zn क्या है? तो देखो यहाँ भी भगा दिया Cu को और खुद आके बैठ गया किसके साथ? SO4 के साथ। तो यहाँ CuSO4 कॉपर सल्फेट है और ZnSO4 को क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट बोलते हैं। तो इसको याद ऐसे करेंगे, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है, कॉपर अलग हो जाता है। कोई दिक्कत? ऐसे इसमें देखेंगे Pb क्या होगा? अधिक क्रियाशील होगा। CuCl2 क्या होगा? Cu क्या है? कम क्रियाशील। तो यहाँ भी देखो कॉपर को क्या किया? भगा दिया और खुद बैठ गया PbCl2 के साथ। तो CuCl2 क्या था? कॉपर क्लोराइड। PbCl2 क्या है? लेड क्लोराइड। और कॉपर क्या हो गया? इस तरीके से अलग हो गया। बोलो कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? तो ये सारी अपक्रिया कौन सी है? विस्थापन अपक्रिया। तो जब भी पेपर में विस्थापन अपक्रिया आएगा तो लिखोगे डिफिनेशन, और इस तरीके से दोनों तीनों एग्जाम्पल बढ़िया से आपको लिख देना है। कोई दिक्कत? आया समझ में? कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है।
ठीक है। अब इस तरीके से आगे बात करें तो अगली हेडिंग जो हमारी है वो द्विविस्थापन अपक्रिया है। अगली हेडिंग हमारी कौन सी है? अगली हेडिंग जो हमारी होने वाली है वो द्विविस्थापन अपक्रिया होने वाली है। कौन सी? द्विविस्थापन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इस तरीके से। कोई दिक्कत आई बात समझ में? अब ये क्या होता है, ये किस तरीके से होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है? दो परख नली लेना है। ये जो देख रहे हो इस तरीके से, ये परख नली है? ध्यान देना, उस पर मत जाओ किताब पे, वही चीज़ तो यहाँ समझा रहे हैं। आपकी समझ लो पूरी किताब ही तो ये है, ठीक है। अब ये क्या है, इस तरीके से मैंने, ठीक, ये दो परख नली इस तरीके से ले लिया और क्या किए हैं, एक में हम लोगों ने बेरियम क्लोराइड लिया है, एक परख नली में हमने क्या लिया है? बेरियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला क्या होता है? BaCl2, ठीक है। Ba मतलब बेरियम, Cl2 मतलब क्लोराइड, ठीक है। और एक में हमको सोडियम सल्फेट लेना है, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, ठीक है। एक परख नली में सोडियम सल्फेट लेना है, दूसरे में बेरियम क्लोराइड लेना है। और देखो लिखा है एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट, मतलब इसमें जो सोडियम सल्फेट लेना है वो कितना लेना है? 3 मिलीलीटर, ठीक है। 3 ml मतलब 3 मिलीलीटर लेना है। और क्या करना है, एक अन्य परख नली में, इसमें भी बेरियम क्लोराइड भी कितना लेना है? 3 ml। अब दोनों विलयनों को मिलाना है चित्र के अनुसार। आपने क्या देखा ये बताना है। दोनों को क्या करना है? मिलाना है। किसको किसमें? बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट को ऐसे धीरे धीरे बूंद वाइज आपको क्या करना है? मिलाना है। तो क्या होगा, आइए समझते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। आप देखेंगे, इसको नहीं लिखना है ना, क्या देखेंगे कि श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है, सफेद रंग का एक पदार्थ बनता है जो जल में अविलेय होता है, जो जल में घुलता नहीं है, जो जल में घुलता नहीं उसी को कहते हैं अविलेय है। और इस अविलेय पदार्थ को पता है क्या कहते हैं? अवक्षेप। पहले भी पढ़ा चुके हैं, पहली क्लास में या दूसरी क्लास में, जो लेक्चर्स पहले हुए हैं उसको पढ़ना, उसमें मैंने बताया था। अवक्षेप किसे कहते हैं? जो जल में मिलाने के बाद पूर्ण रूप से ना मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? तो जब अवक्षेप बनता है तो इस अपक्रिया को अवक्षेप का निर्माण होता है, मतलब जो घुलता नहीं, जो ठोस पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं अवक्षेप का निर्माण होता है। और उस अवक्षेपण को जो निर्माण होता है उसको हम लोग अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है अवक्षेपण अपक्रिया क्या होती है? तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऐसे पदार्थ का निर्माण हो जो जल में अविलेय हो, जो जल में विलेय ना हो, तो ऐसे अपक्रिया को क्या? अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा लिखा है कि अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं, तो लिख देना जो जल में अविलेय हो ऐसी रासायनिक अपक्रिया, यहाँ से लिखोगे क्या? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या हो, जो जल में अविलेय हो। तो इस अविलेय पदार्थ को क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। और इस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बताओ, यहाँ सोडियम सल्फेट हम लोग लिए थे एक परख नली में, और एक में क्या लिए थे? देखो सोडियम सल्फेट का फार्मूला भी लिखा है, बेरियम क्लोराइड का भी लिखा है। कितना कितना ml लेना है दोनों को? तो जब दोनों को आपस में मिलाया तो क्या बन गया? बेरियम सल्फेट। क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बन गया। और यही आपका क्या है? यही आपका क्या है? अवक्षेप। यही आपका क्या है? अवक्षेप। देखो सॉलिड स्टेट में ठोस, जो अवक्षेप बनता है वो ठोस अवस्था में होता है। और साथ में क्या बन रहा है? आपका साधारण नमक बन रहा है, जिसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण
नमक भी बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है ना? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि Ba बेरियम पर 2+ होता है? 2+ का मतलब जैसे कभी देखा होगा सोडियम पर 1+ होता है ना, Cl पर 1- होता है ना, मतलब Na पर 1+ है मतलब इस पर 1 धन आयन है, Cl पर 1- है मतलब इस पर 1 ऋण आयन है। आगे चलकर धातु वाले चैप्टर में सारी चीजें ऐसे बता देंगे क्यों होती हैं। तो वैसे ही बेरियम पर कितने प्लस होते हैं? 2 धन आयन होते हैं, प्लस मतलब धन आयन, और सल्फेट पर 2- मतलब 2 ऋण आयन होते हैं। कि अभिक्रिया BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है कि नहीं? जब Ba और SO4 जो अपक्रिया है उससे क्या बनता है? BaSO4 का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है कि नहीं? देखो BaSO4 होता है और सोडियम क्लोराइड होता है, जो किसमें रहता है? जो विलयन में ही रहता है। जब मिला देंगे तो उसी में दोनों रहेगा साथ में। अब जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें आपस में आयन का आदान प्रदान होता है, प्लस वाला माइनस से जुड़ जाता है, माइनस वाला प्लस से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या कहते हैं? अब सुनना, यहाँ पता है सोडियम पर प्लस होगा, SO4 पर माइनस होगा। 2 सोडियम है तो 2+ होगा, SO4 है तो 2- होगा। वैसे यहाँ Cl पर क्या होता है? 2 Cl है तो 2- होगा। बेरियम पर क्या होगा? 2+ होगा। तो वैसे ही यहाँ भी बेरियम पर कितने प्लस होगा? 2+ होगा, और SO4 पर 2- होगा। यहाँ Na पर कितने प्लस होंगे? प्लस, और Cl क्या होगा? माइनस। अब 2 Na है तो 2+, 2 Cl है तो 2- होगा। अब देखो हुआ क्या है इसमें, ध्यान देना है कि किसे कहते हैं हम लोग, कौन सी अपक्रिया? द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं समझना। देखो यहाँ Na जुड़ गया किसके साथ? यहाँ देखोगे Na जुड़ गया Cl के साथ, जुड़ा कि नहीं? हाँ? और यहाँ Ba जो है वो जुड़ गया किसके साथ? SO4 के साथ। ठीक है ना? तो वही तो हुआ है ना। तो इसी को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? तो इस पर प्लस माइनस है ना, तो जिस पर प्लस और माइनस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? जिस पर प्लस और माइनस होता है उसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? क्योंकि प्लस माइनस है। तो बताओ ये आयनिक यौगिक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस पर प्लस माइनस है, धन आयन और ऋण आयन है। ये आयनिक यौगिक है कि नहीं? क्यों? ये आयनिक यौगिक है कि नहीं? क्यों? ये आयनिक यौगिक है कि नहीं? तो देखो इसका वाला प्लस इसके वाले माइनस से जुड़ गया, और इसका वाला प्लस इसके वाले माइनस से जुड़ गया। तो ये सब आयनिक यौगिक हैं, और ये सब आयनिक यौगिकों के आयन मतलब प्लस और माइनस आपस में अदला बदली कर लेते हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया। मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कौन से यौगिक? आयनिक यौगिकों के जो आयन है मीन्स प्लस और माइनस, वो आपस में बदल लिए जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ हम डिफिनेशन लिख भी दे रहे हैं अच्छे से, क्या कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया, क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। कैसी रासायनिक अपक्रिया? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें, बोलो क्या? जिसमें आयनिक यौगिकों के कौन? आयन परस्पर क्या होते हैं? परस्पर आपस में क्या करते हैं? बोलो। परस्पर आपस में बदल लिए जाते हैं। तो क्या? तो ऐसी
अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, बोलो। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। तो ऐसे को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये उसके क्या है, ये उसका क्या है, एग्जाम्पल है। कौन सा, Na2SO4 प्लस बोलो BaSO4 क्या हो जाएगा किसके साथ, बोलो। सॉरी, बेरियम क्लोराइड था यहाँ पे ना, कुछ भी लिखा देते तुम लोग। अब बताओ यहाँ क्या बनेगा, सोडियम किसके साथ जाएगा, सोडियम कितना है, 2 ना, Cl भी कितना है, इसीलिए 2 आगे लगा देंगे और बन जाएगा 2NaCl। ठीक है। और Ba किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, तो हो जाएगा BaSO4 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हो जाता है। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आयन भी शो कर देते हैं। इस पर कितने आयन होंगे, Na पर, SO4 पर कितने माइनस, बेरियम पर कितने प्लस होंगे, Cl पर कितने माइनस होंगे, Na पर कितने प्लस होंगे, Cl पर। तो 1 प्लस यहाँ है तो 2 यहाँ है तो 2 हो जाएगा ना। बेरियम पर कितने प्लस, SO4 पर। देखो वैसे ही सब है, बस अदल बदल गया है। तो ऐसी अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया, द्विविस्थापन। क्यों शैलेश, आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया, चलो ठीक। अब आगे देखते हैं और आगे हमारा क्या होने वाला है, आइए बात करते हैं। और भी क्रियाकलाप हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी क्रियाकलाप है, तो इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा, उसी टाइप का है, ठीक है। अब उसके बाद उपचयन और अपचयन अपक्रिया है। खत्म कर दें आज ही चैप्टर, क्या हाँ खत्म कर दें। तो उसके बाद चलिए अगला हमारा जो है वो उपचयन और अपचयन अपक्रिया है। अगली अपक्रिया कौन सी है हमारी, उपचयन और अपचयन। किसे कहते हैं उपचयन और किसे कहते हैं अपचयन, आइए इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अपक्रिया पढ़ने से पहले हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं कि ये अपक्रिया कैसी है, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो एक क्रियाकलाप दिया है, चाइना डिश समझते हो, चाइना डिश कोई खाने वाली डिश थोड़ी है। एक चीनी मिट्टी का प्याला, चीनी मिट्टी का कटोरा होता है ना, चीनी मिट्टी का कटोरा, वही है ये। और उसमें हम लोग क्या लिए हैं, 1 ग्राम कॉपर चूरन, कॉपर के छोटे छोटे पार्टिकल चूड़ दिया है, और उसे गर्म करते हैं। तो आप क्या देखेंगे, बहुत आसान सा है। तो ये देखो, ये चाइना का प्याला है और ये उसमें क्या है, कॉपर, और उसको क्या कर रहे हैं, नीचे से गर्म कर रहे हैं। ये सब स्टैंड होता है, तो ये सब मिल जाता है, ठीक है। तो इसको गर्म करेंगे तो कॉपर चूड़ की सतह पर पता है क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर चूड़ की सतह पर, जो ये कॉपर का चूड़ डाले हो इसके ऊपर सतह पर, ऊपर क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और किस रंग का हो जाएगा, काली परत चढ़ जाएगी। कॉपर सल्फ जो है वो क्या होगा, काले रंग का पड़ जाएगा। जैसे ऐसे ही सोचो, किसी कॉपर के तार को देखा होगा, बिजली का जो तार होता है जब वो जलता है तो काले रंग का पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है। बिजली में जो वायर लगे होते हैं उसको गर्म, जब वो जलता है, शॉर्ट कर जाती है सर्किट, तो जलता है तो वो काले रंग का हो जाता है कि नहीं। तो उसी तरीके से जब यहाँ भी कॉपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को गर्म करेंगे तो उसका रंग जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। क्यों ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि वो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर गर्म होने के बाद कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जिस वजह से वो किस रंग की हो जाती है, काली। तो कोई यही क्वेश्चन ऐसे आएगा पेपर में कि कॉपर ऑक्साइड पे काले रंग की परत क्यों चढ़ जाती है, तो सीधे से बोलना कि जब कॉपर को गर्म किया जाता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जिस वजह से उस पर काली रंग की। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो आपको उपचयन अपचयन अपक्रिया पढ़ना है, देख रहे हो सब। आज सुबह कोई और आके पढ़ाने लगे साहब, हम ठीक है।
बात समझ में आया? अब देखते हैं क्या होता है आगे। ये उसका रिएक्शन है। ये कौन है? कॉपर। अच्छा, कॉपर को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ ही तो क्रिया होती है, ऑक्सीजन से ही तो गर्म होगा। तो जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ, देख रहे हो डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ तापन मतलब उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? ये CuO, और इसी को बोलते हैं कॉपर। सारे फार्मूले भूलने मत जितने बता रहे हैं, फार्मूले भूल जाओगे तो केमिस्ट्री में अच्छा कर नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे ये सब फार्मूले ऐसे आ रहे हैं, सब याद होना चाहिए। तो बताओ, जब कॉपर ऑक्साइड, जब यहाँ कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब यदि इस गर्म पदार्थ को हम लोग क्या करें? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें। किसमें? ये कॉपर ऑक्साइड बना है ना, ये एक गर्म पदार्थ है। अब इसी में हम हाइड्रोजन गैस छोड़ दें। क्या छोड़ दें? तो सतह की काली परत जो है वो पता किस रंग की हो जाएगी? फिर से भूरे रंग की हो जाएगी। फिर से किस रंग की हो जाएगी? ये जो बिजली का वायर होता है जल जाता है तो इसको हाइड्रोजन में डाल दो तो फिर से ये वही कॉपर की तरीके से चमकने लगेगा, भूरे रंग का। कॉपर भूरे रंग का तो होता है, दांत से तार को छीलना कॉपर वाला, देखना उसमें भूरा रंग होगा। तो जो काला पड़ने के बाद उसी को अगर हमको फिर से भूरा करना है, हाय, हाँ किसकी? हाँ, मतलब जलने के बाद ना, हाँ, लेकिन उसको ऐसे नहीं कि डाल दोगे, गर्म करने के बाद ही डालोगे, तभी तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, गर्म करने पर। तो अब बताओ, यहाँ जो Cu है, O है, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। CuO जो है वो क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। और इसको क्या किया है? ये गर्म है। अब हाइड्रोजन इसी में छोड़ दिए तो पता है फिर से कॉपर अलग हो गया और जल बन गया, फिर से कॉपर हो गया। कॉपर ऑक्साइड से फिर से क्या हो गया? वो कॉपर हो गया और जल जो है वो क्या हो गया? अलग हो गया। तो अब देख रहे हो क्या हुआ इसमें? इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया था तो ऑक्सीजन की क्या हुई थी? वृद्धि, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, इसमें देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई ना। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी बेटा तो उसको हम लोग पता क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग उपचयन कहेंगे। कहेंगे कि उपचयन हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन। और यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? फिर से निकल गया। तो ऑक्सीजन का जो है निकलना, ह्रास होना, निकलना, वो क्या होगा बेटा? आपका अपचयन। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया उपचयन किसे कहेंगे? उपचयन अपक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस अपक्रिया को क्या बोलते हैं? उपचयन अपक्रिया बोलते हैं। और ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो लिख लोगे, लिखना क्या है? हेडिंग डालोगे आप लोग, हेडिंग डालोगे उपचयन। तो उपचयन किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो हेडिंग डालोगे उपचयन और उसमें लिखोगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो जो मैंने बोला इसको अपने कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। और उसमें एग्जाम्पल कौन सा लिखोगे? ये ऑक्सीजन की वृद्धि यही वाले में तो हो रही है ना, तो उसमें ये वाला एग्जाम्पल लिख लोगे। और उसके बाद हेडिंग कौन सी डालोगे? अपचयन अपक्रिया। और उसमें क्या लिखोगे? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? तो उसमें कौन सा एग्जाम्पल लिख लोगे? तो उसमें ये एग्जाम्पल लिख लोगे। कहाँ गया? ये वाला, सॉरी, उसमें ये वाला लिख लोगे और उस वाले में ये वाला लिखोगे। उल्टा बता दिए थे क्यों? ठीक है, गलती जहाँ हुआ करे तुरंत बोल दिया करो। तो आई बात समझ में? तो बताओ, कॉपर जल के भूरा रंग हो गया, उसका भूरा रंग जो है वो काले रंग का हो जाएगा, तो क्या करोगे? उसको गर्म करके हाइड्रोजन में डाल दोगे और फिर वो किस रंग का हो जाएगा? भूरे रंग का, भूरे रंग का ना। तो ठीक है,
अच्छा, अब इसके बाद ऐसी अब क्रिया हम पढ़ेंगे जिसमें दोनों साथ में होगा, जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा भी और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा भी। तो मतलब कहने का कि उसमें अब ऐसी अब क्रिया पढ़ेंगे जिसमें उपचयन भी होगा और जिसमें अपचयन दोनों साथ साथ होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखो ध्यान से, अब जैसे जब कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ गया? तो जब ऑक्सीजन का जुड़ना होता तो बताओ उपचयन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और बताओ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ निकल गया, तो कॉपर अकेला हो गया। तो अब क्या हुआ? तो जब ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन कहते हैं, अभी मैंने बताया था। और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। तो अब बताओ इसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ हो रहा है कि नहीं? तो जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होता है उस अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। देखो लिखा भी है। तो डिफिनेशन क्या होगा कि किसी अपक्रिया में अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक क्या होता है? अपचयित होता है। तो इन अपक्रियाओं को उपचयन अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं और इसी को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे पेपर में, मतलब उसमें कॉपी में फेयर में, कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या, जिसमें एक अभिकारक उपचयित अभिकार, इधर देखो बेटा ध्यान दो, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक क्या हो रहा है? उपचयित। उपचयित मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है और एक दूसरा अभिकारक ये हाइड्रोजन है ना, ये क्या हो रहा है? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? सॉरी, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयित हो रहा है, और दूसरा अभिकारक कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो अपचयित हो रहा है। तो इसलिए इसे उपचयन अपचयन अपक्रिया कहते हैं और रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो लिखोगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, क्या कहलाता है? उपचयन अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ये चीज़ लिख लोगे, जो बोल रहे हैं यही नोट करके लिख लोगे। बोलो कोई दिक्कत आई बात समझ में? कुछ और एग्जाम्पल देखो, इसमें रेडॉक्स अपक्रिया की कुछ और एग्जाम्पल हैं। अब बताओ यहाँ ZnO से ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया। तो बताओ उपचयन की अपचयन? खा गया। अपचयित मतलब पचा ले गया, खा गया। तो बताओ ZnO से ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ से निकल गया ऑक्सीजन, तो बताओ निकलना क्या होता है? यहाँ अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर बताओ CO यहाँ जुड़ गया तो यहाँ क्या हो रहा है? तो ये भी कैसी अपक्रिया है? रेडॉक्स आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ भी देखो MnO2 है, 4HCl है। तो बताओ इसमें बताओ उपचयन और अपचयन कौन होगा? बोलो कौन सा होगा? बोलो, बोलोगे? बोलो भाई, इसमें क्या होगा? एक मिनट, समझ में आया क्या? कि कार्बन उपचयित होकर, कोई दूसरा एग्जाम्पल है क्या? अच्छा, इस वाले की बात कर रहा है, ये इस वाले की लिखा है, हमें लगा इसके नीचे लिखा है। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन किससे निकल रहा है? देखो यहाँ से MnO2 से ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया ना। तो यहाँ बताओ क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। किसके साथ जुड़ा? H के साथ जुड़ा। तो यहाँ इसका क्या हो रहा है? बोलो, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया तो उपचयन होगा। तो देखो लिखा भी होगा। नहीं है, चलो कोई नहीं, समझ में आ गया ना। अब कुछ और एग्जाम्पल हैं।
क्या आप दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? उपचयन मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। उपचयन मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि। अब जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा उसे संचारण कहते हैं, समझ लो। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उसे क्या कहते हैं? अच्छा, लोहा देखा है? लोहा कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है? जंग लग जाती है ना, तो उसी को हम लोग संचारण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? तो आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, नया नया लेके आओ बढ़िया लगता है, साइकिल वाइकिल। लेकिन कुछ समय बाद, पश्चात मतलब बाद, उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको मूर्छा कहते हैं गांव भाषा में। क्या कहते हैं? मूर्छा। मूर्छा को केमिस्ट्री में हम लोग जंग बोल देंगे, है ना, थोड़ी अच्छी लैंग्वेज की, जंग लग गया। लेकिन गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? मूर्छा बोलते हैं। लग जाता कि नहीं? अरे साइकिलिया खरीद के लाते होगे तो साइकिलिया जैसे लाते हो हमेशा वैसे तो रहती नहीं, भीगती है, खड़ी रहती है और वायु में, तो धीरे धीरे वो क्या होता है? मुरझा जाता है कि नहीं मुरझा जाता है? तो वही को कहते हैं भूरे रंग की हो गए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है, जैसे चांदी देखा होगा काले रंग की हो जाती है, मम्मा लोग जो पहनती है तुम लोग की, धीरे धीरे पानी से भीगते 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 देखो काली चढ़ जाती, तो कहती जाओ साफ करा लो इसको। होता कि नहीं? साथ ही तांबे पर चलने वाली हरे रंग की परत पर ध्यान दिया होगा, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, देखा कि नहीं? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल से क्रिया करता है, आर्द्रता मतलब नमी से क्रिया करता है, जैसे जल वगैरह के संपर्क में, है ना, आती है, तब ये क्या हो जाती है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचारण। तो पेपर में जब आएगा कि संचारण किसे कहते हैं, कॉपी में कैसे लिखोगे? तो लिखोगे यहाँ से कि जब कोई धातु अपने आसपास किससे, अम्ल से, आर्द्रता से आदि के संपर्क में आती हैं, तब ये क्या हो जाती है? संचारित हो जाती हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण का क्या है? उदाहरण है। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब एक दिमाग बताएं, जब मम्मी कहें कि जाओ चांदी हमारी साफ करा लाओ, पायल वगैरह, तो लाओ 20, 50, 30 जितना रुपया वो दुकानदार लेता है उतना तुम ले लेना। और जो कोलगेट होता है, कोलगेट, उसी कोलगेट को लेना, उसी पे लगा के वो ब्रश करा देना, उसको बढ़िया से ब्रश से रगड़ देना, चांदी बढ़िया चमकने लगेगी। जाके आप घर पे देखना कि तो मम्मी पायल उतारना ज़रा सा, कहिए क्या करोगे? कदों बेच डालेंगे। ठीक है, तो लेना और उसको टूथपेस्ट को कोलगेट वाला लेना, बढ़िया करके उससे थोड़ी देर करना, बहुत अच्छे से नहीं लेकिन सफ़ा हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तुम लोग से तो तुम लेके आना, कल पायल लेके आना और कोलगेट लेके आना, और हम यहीं पे बढ़िया पानी में भिगोगे उसको, फिर कोलगेट कराएंगे उसको बढ़िया से, और देखो चांदी बढ़िया चमकने लगती है। तो सब लोग करोगे कि नहीं ये काम? पायल अगर चमकाना होगा, घर वाले भेजें तो दुकान पे लेके जाओगे क्या? पैसा बचाने की जुगाड़ बता रहे हैं। 20 रुपये का कोलगेट खरीद लाना, 10 रुपये का साफ करने में लगा देना, 10 रुपये का अपना दांत साफ करने में लगा देना, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये रहा संचारण। ऐसे देखा होगा संचारण की वजह से नुकसान भी बहुत होता है। जैसे लोहे का पुल बना दिया गया, बहुत लंबे समय के बाद लोहे का पुल खराब हो जाता है कि नहीं? तो ये सब नुकसान है संचारण के। ये सब क्या है? साइकिल का टायर रिम जो है धीरे धीरे मुरझा लगते 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 ख़त्म हो जाता है, देखा कि नहीं? तो ये सब कहते हैं, इसीलिए लोग पेंट कर देते हैं। इसीलिए क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं ताकि मूर्छा ना लगे, लंबे समय तक चले। तो संचालन से बचाव का क्या उपाय है? लोहे का बचाव का क्या उपाय है? पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। कोई दिक्कत? तो कहें बचाव के क्या उपाय हैं, तो तुम कह देना पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, यश दलेपन विधि। यश दलेपन विधि ये एक तरीका होता है, जस्ते का परत चढ़ा दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं यश दलेपन। क्या बोलते हैं? यश दलेपन। ये पता है क्या होता है? जब किसी धातु के ऊपर, जैसे लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ा दी जाए? जस्ता की। किसकी? जस्ता की। तो उसको हम लोग पता क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यश दलेपन। ठीक है, जैसे हम कुछ और हैं, हमारे ऊपर कुछ और चढ़ा दो,
तो वो चीज़ होता है। और आगे आइए बात करते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अच्छा, खूब तुम लोग चिप्स वगैरह खाते होगे, खाते हो? फूली रहती जितनी उतनी रहती है उसके अंदर, बेवकूफ़ बना लेते हैं। क्यों, क्या करते हैं? चिप्स वाले जो है वो बेवकूफ़ बना ले जाते हैं। कहिए देखो कितना बड़ा पैकेट है, बड़ा पैकेट देख के मैंने ख़रीदा। क्यों भाई खरीदते हैं? किया, इतना सा निकला, उसमें नुकसान हो गया हम लोग का। क्यों? तो वो उसमें गैस भरी रहती है, और वो गैस इसलिए भरते हैं ताकि जो खाने वाली चीज़ें हैं वो खराब ना हो। तो उसी के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। और ये सब उपचयन का एग्जाम्पल है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है। अच्छा, खाना देखा होगा बहुत लंबे समय तक रख दो खुला तो स्मेल करने लगता है, गंध आने लगती है। तो जब किसी खाद्य सामग्री को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में छोड़ दिया जाता है, मतलब खुला छोड़ देंगे तो उसमें ऑक्सीजन जाएगा। क्यों? तो लगातार ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें एक गंध आने लगती है हल्की हल्की, और उसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत मतलब अलग तरीके की गंध आने लगती है, जिससे खाना जो है, खाद्य सामग्री जो है वो खराब हो जाती है ना? होता कि नहीं शैलेश? इस समय देखो दोपहर में खाना जो है वो खराब लगभग हो जाता है, खुला छोड़ दो तो और जल्दी खराब हो जाएगा। तो उसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब जब वसा युक्त सामग्री जिसमें फैट ज़्यादा होता है, जैसे चावल वगैरह हो गया, तैलीय खाद्य सामग्री जिसमें तेल वगैरह ज़्यादा हो गया, सब्जी वगैरह, लंबे समय तक रखी रह जाती है तो उसका स्वाद या गंध, तो उसका स्वाद या गंध क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को बोलो क्या? विकृत गंधिता कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो लिखा है उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं और उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। दाल वगैरह देखो, तड़का दे देते हैं तो उसमें तेल पड़ जाता है कि नहीं, और जब दाल को खुला छोड़ दो खट्टी खट्टी लगने लगती है, लगती कि नहीं? तो कहते हैं खराब हो गया। अब प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ जैसे प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं, नाइट्रोजन मिला देते हैं जैसे चिप्स की पैकेट में, ठीक है। और वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। बंद कर दो ऐसे बर्तन में जिसमें हवा ना जाए, तो उसमें धीरे उसकी गंध जल्दी ख़राब नहीं होती है। फ्रीज वगैरह में रख दो, देखो फ्रीज में लोग रख देते हैं तो खाने को बचा के रखते हैं कि नहीं? एक दिन पनीर बनाते हैं 4 दिन खाते हैं, होता है कि नहीं? साथ ही चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस रख देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। पैकेट इसी वजह से फूली रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे देखते हैं, और भी कुछ है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। बताओ, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? अभी अभी पढ़ाए थे ना, बताओ, भूल गए? लोहे की कील मतलब Fe है ना, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, तो Fe किसके साथ जाएगा? SO4 के साथ, सल्फर नहीं सल्फेट। और कॉपर क्या हो जाएगा? अलग, सॉरी Fe Cu, हाँ ठीक तो है, Cu जो है अलग हो जाएगा। तो क्यों? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि क्या बनता है? फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर जो है वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। यह एक विस्थापन अपक्रिया है जिस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। और ये सब है। द्विविस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, दे दोगे कि नहीं? अभी बताए थे BaSO4 जिसमें अदला बदली हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ। तो ये हो गया। निम्न अपक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करना है। तो बताओ इसमें कौन सा उपचयित हो रहा है? सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है ना, ये इसमें उपचयन हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है।
देखो इससे ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ क्या हुआ, अपचयन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो यहाँ क्या होगा, उपचयन। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन तुम्हारी बुक्स में एनसीईआरटी के हैं, अब करोगे तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, जिसने चैप्टर को पूरा बेहतर तरीके से पढ़ा है। बोलो हो जाएगा कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए 3 क्वेश्चन था, देखे ही हो, यही हो गया। क्यों, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं सब हो जाएंगे। तो इसके लिए तुमको चैप्टर को पूरा 5 लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करना है, पूरी क्लास को, 5 क्लास को कल कॉपी पे देखेंगे, सभी के 5 क्लास लिखी होनी चाहिए, यूट्यूब पे पड़ी हुई, उसी से तुम लोग क्या करोगे, इसको पूरा लिख लोगे, ठीक है। और कॉपी पे देखेंगे, साथ में तैयार भी कर लो। और जितने क्वेश्चन ऐसे एनसीईआरटी के होंगे पढ़ के आना, जो नहीं होगा उसके लिए हम तुम्हारे लिए यहाँ उपलब्ध हैं। तगड़े से तगड़ा चाहे जो क्वेश्चन लेके आओगे, सारे क्वेश्चन के जवाब देने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। बताओ क्लास समझ में आई कि नहीं आई, सभी को मज़ा आया, चैप्टर में कोई दिक्कत, कहीं बोरिंग तो नहीं लगा। तो मेहनत से पढ़ो, बाकी बोर्ड एग्जाम की चिंता तुम ना करो, हम पे छोड़ दो, खाली तुम पढ़ते रहो, बोर्ड एग्जाम्स तक पढ़ते जाओ, और बोर्ड एग्जाम्स की सारी टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो, खाली तुम पढ़ने का काम करो बस। नंबर नहीं, अनलिमिटेड नंबर दिलाएंगे। अनलिमिटेड मतलब 90+, 90 से 95 नहीं लाना है हमको, 95 से भी ज़्यादा लेकर आना है। इस तरीके से पढ़ाई करनी है, कोई मुश्किल नहीं है, तुम पढ़ो, नंबर दिलाने का काम हमारा है। जितनी चीज़ें पर डे पढ़ाई जाए उतनी चीज़ें पर डे याद हो जानी चाहिए। कोई दिक्कत, करा जाए क्लासेस को समाप्त। तो यहीं पर आज की क्लासेस को हम जो है वो समाप्त करेंगे। और जाते जाते कि हौसलों के तरकसों में कोशिशों का तीर जिंदा रखो, और हार जाओ ज़िंदगी में चाहे सब कुछ, मगर एक बार फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी बच्चों को एक बार पुनः बहुत बहुत नमस्कार। नेक्स्ट क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार पुनः नई क्लासेस लेकर आएंगे, और आप सभी का स्वागत करेंगे एक बार फिर से नए अंदाज में, नए तरीके से, और उससे भी अच्छी बेहतर क्लासेस लाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बच्चे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप सभी जाएं नाश्ता वगैरह करके एंजॉय करें और क्लासेस को करें। बहुत बहुत नमस्कार।